हे गाइस, नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। तो पहला क्वेश्चन से प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ऊष्मीय और व्यवहारिक गुणधर्म, ऑप्शन सी भौतिक और आर्थिक गुणधर्म, एंड ऑप्शन डी भौगोलिक गुणधर्म और आकृति गुणधर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से परम शून्य ताप पर गैस अणुओं के जो वर्ग माध्य मूल वेग होते हैं वो अधिकतम होते हैं, शून्य होते हैं, अनंत होते हैं, या फिर कुछ भी हो सकते हैं। तो वो हमेशा शून्य होंगे। ठीक है, ये शून्य होंगे, ये एक लॉ भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस जो होते हैं वो PV = RT समीकरण लगभग पालन करेगा? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर जो है ना वो कम होना चाहिए और टेम्परेचर जो वो हाई होना चाहिए, तब जाके PV = RT समीकरण फॉलो करेगा। ठीक है, और ये किसी गैस पे लागू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसतन गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, ऑप्शन बी गैस के परम ताप के समानुपाती होगी, ऑप्शन सी गैस के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होगी, या फिर गैस के परम ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो गैस के परम ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो तो इस क्रिया में, ऑप्शन ए पृथ्वी के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं, ऑप्शन बी वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में आ जाते हैं, ऑप्शन सी वस्तु में से प्रोटॉन निकलकर पृथ्वी में आ जाते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं। ठीक है, अगर एक धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी पर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, और वस्तु क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो किसी भी वस्तु में अगर धन आवेशित है तो आप किसी पृथ्वी से इसको कांटेक्ट कराएंगे तो यहाँ से धन आवेश पृथ्वी पे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि धन आवेश है, मतलब यहाँ पे नाभिक में वो धन आवेश है। ठीक है, ये बाहर में क्या होते हैं, ऋण आवेश रहते हैं। ओके, और यहाँ पे ऋण आवेश की संख्या कम है, धन आवेश की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग धन आवेशित वस्तु बोल रहे हैं। तो नाभिक से कोई भी चार्ज हमारे पृथ्वी पे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे धन आवेशित क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये धन आवेशित है। तो पृथ्वी क्या करेगी, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। ठीक है, पृथ्वी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही हमेशा ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, नाभिक में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पृथ्वी इसको दे देगा, और यहाँ पे जो धन आवेश था, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी से जो धन आवेश बना था, वो कमी को ये पूरा कर दिया और ये दोनों न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से जो वस्तु है उदासीन हो गई। तो ये इसमें क्या होगा, पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। आवेशन की क्रिया में जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या फिर किसी का भी नहीं। तो हमने अभी भी बताया कि कभी भी किसी वस्तु को अगर हम लोग चार्ज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ, और ये अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो प्लस साइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो माइनस साइन बनेगा, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होगा। इलेक्ट्रॉन का क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बाहर घूमते रहते हैं, बाहर के ऑर्बिट में, और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। तो नाभिक से ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात, प्रोटॉन की द्रव्यमान भी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, वो भारी होती है। ठीक है, और उसकी ऊर्जा भी अधिक होती है, स्टेबल होती है, इसलिए उसका ट्रांसफर नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन हल्की होती है इसलिए उसका ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी अचालक को
प्रेरण द्वारा, ऑप्शन ए आवेशित कर सकते हैं, ऑप्शन बी आवेशित नहीं कर सकते, ऑप्शन सी उदासीन कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी अचालक को प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए उसमें होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आप वस्तु में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो आप उसको आवेशित कर सकते हो। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो उस पदार्थ की प्रकृति होती है। अगर वो धातु है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और धातु को आसानी से हम आवेशित कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अचालक है, अचालक मतलब कुचालक, जिसमें जो मान लीजिए एक अधातु है या उपधातु है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उसको आवेशित आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये नेचुरल फेनोमेना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर उपयुक्त सभी? तो पहली बात की झूला झूलती हुई कोई भी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठती है तो आवर्तकाल का जो रिलेशन होगा ना, वो मास से कोई संबंध नहीं होता। द्रव्यमान से आवर्तकाल का कोई भी रिलेशन नहीं होता। अगर एक लड़की या दो लड़की बैठ रही है तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, और द्रव्यमान बढ़ने से आवर्तकाल में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण पे आवर्धन कितना होता है? -1 +1 शून्य, या फिर 0 से इन्फिनिटी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +1। ठीक है, समतल दर्पण पे क्या होते हैं, वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, सीधा बनता है और उतनी ही दूरी पे बनती है। मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की साइज और वस्तु की साइज देखा जाए दोनों ही बराबर हो, तो दोनों को अगर आप रेशियो करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और समतल दर्पण की जो यूनिट होती है वो पॉजिटिव साइन में होती है, तो हमारा +1 होगा। क्योंकि ये हमारा अगर उल्टा बनता तो माइनस हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा बन रहा है तो प्लस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामान्य तो प्रयोग होने वाली फ्यूज तारे बनी होती है निकेल तथा नाइक्रोम, तांबा, टीन, सीसा, टीन तथा निकेल, या फिर सीसा और निकेल का। तो जो फ्यूज होती है वो किसकी बनी होती है? फ्यूज जो होती है वो तांबा, टीन और शीशे के अलाव की बनी होती है। ठीक है, तांबा, टीन और शीशे से मिलकर बनी होती है फ्यूज। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होगी किसका? धारा के वर्ग का, धारा के 1/4 घात का, धारा के मान का, या फिर फ्यूज तार की लंबाई का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूज तार की लंबाई का। ठीक है, फ्यूज का जो तार का जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का। ठीक है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो धारा का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कितना करंट फॉलो हो रहा है। जो टेम्परेचर होता है वो उसके नेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। ठीक है, रो से। और जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का, मतलब मोटाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रत्यावर्ती धारा का मान दिष्ट धारा एमीटर से नहीं नापी जा सकती क्योंकि? प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा एमीटर से प्रभावित नहीं हो सकती। ऑप्शन बी, दिष्ट धारा एमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ऑप्शन सी, पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसतन मान 0 हो जाएगा। या फिर प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा होती है वो परिवर्तित होती रहती है। मान लीजिए ये हमारा एसी करंट है, तो ये क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो एक बार देखो इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और दूसरी बार इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है और यहाँ भी मिडिल पॉइंट पे जाके यहाँ से डाउन हो जा रही है, फिर यहाँ से अप हो जा रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज होते रहती है और जो हमारा दिष्ट धारा होती है वो क्या होती है, वो इस तरह से एक ही डायरेक्शन पे चलती है, या फिर आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, वो एक ही डायरेक्शन पे चल रही है। तो अगर आमीटर एक ही डायरेक्शन वाले धारा को नाप सकता है तो उसमें अगर बाय डायरेक्शनल अगर आप वहाँ पे धारा प्रवाहित करोगे तो फिर वो कैसे उसको रीड करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा हमेशा परिवर्तित होती है, इसलिए दिष्ट धारा उसको नहीं माप सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उष्मा स्वतः ही कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है, कथन किसका? उष्मागतिकी का सेकंड लॉ, संवेग संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, या फिर उष्मागतिकी का प्रथम नियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये नियम ही बोलता है कि उष्मा स्वतः ही कम ताप वाली वस्तु की ओर कभी प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या फिर सूचना अपर्याप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटेगी। ठीक है, कभी भी एक बुलबुले को अगर आप नेगेटिव चार्ज करते हो,
नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसकी जो त्रिज्या होगी वो घट जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रिज्म, लेंस, विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेंस। लेंस में क्या होते हैं? दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय। मान लीजिए ये पृष्ठ गोलीय है, ये समतल है, या फिर दोनों ही पृष्ठ गोलीय है, ठीक है, दोनों ही पृष्ठ, और ये पारदर्शी होगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ओके, ये ऐसे भी हो सकता है, ये गोलीय है ना, और ये पारदर्शी होगा और दोनों ही साइड से घिरा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक समतापीय प्रसार में ऑप्शन ए गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ऑप्शन बी गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, ऑप्शन सी गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, या फिर गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसों की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया समतापीय प्रसार, तो समतापीय प्रसार, सम मीन्स समान, ठीक है, सम मीन्स क्या होता है? समान, और तापीय मीन्स ताप, तो समान ताप, तो आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक व्यक्ति एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है, तो वो अनुभव क्या करेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबक और विद्युत दोनों ही क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों क्षेत्र का अनुभव करेगा। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है, ये मान लो कोई सर्किट है, ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अगर कोई वस्तु चलेगी, कोई व्यक्ति चलेगा, तो उसको दो फील्ड देखने को मिलेंगे। एक विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो उत्पन्न हो रही है वो विद्युत क्षेत्र उसको फील होगा, और दूसरा विद्युत क्षेत्र जब किसी भी सर्किट में विद्युत प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी हेनरी पर मीटर, एंड ऑप्शन डी कोई मात्रक नहीं है, ये एक मात्रकहीन संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी पर मीटर, ठीक है। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो हेनरी पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक संघटन में जो राशियां स्थिर रहती है वो राशियां क्या है? संवेग, गतिज ऊर्जा और ताप। ऑप्शन बी संवेग, गतिज ऊर्जा लेकिन ताप नहीं, ऑप्शन सी संवेग, ताप लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं, या फिर ऑप्शन डी संवेग लेकिन न तो गतिज ऊर्जा न ही ताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग लेकिन न तो गतिज ऊर्जा और न ही ताप, ठीक है। गतिज ऊर्जा और ताप नहीं हो सकता, लेकिन संवेग जो होती है वो स्थिर रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। संतुलित अवस्था में विस्थापन के, ऑप्शन बी दोलन की अवस्था के, ऑप्शन सी संतुलित अवस्था के वेग के, एंड ऑप्शन डी गति के आयाम के वर्ग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गति के आयाम के वर्ग का ये अनुक्रमानुपाती होती है। सरल आवर्ती गति करते हुए किसी भी कण की कुल ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गति के आयाम के वर्ग का। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।